तो आइए फोटोसिंथेसिस पर। फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो सबसे पहले एक तरीके का एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस की अगर बात की जाए तो एनाबॉलिक प्रोसेस किसको कहेंगे? तो ये बेसिकली सिंथेसिस प्रोसेस है जहां पे फॉर्मेशन हो रहा। और अगर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखें तो मैंने कहा कि 6CO2 प्लस 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll form glucose plus 6 oxygen plus 6 H2O। और ये ऑक्सीजन बाहर आ गई जो एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई करेगी। ये रहा बेसिकली ग्लूकोज। तो अगर फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल का मतलब हो गया, यहाँ पर मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके का रॉ मटेरियल होगा, वाटर एक तरीके का रॉ मटेरियल होगा, क्लोरोफिल रॉ मटेरियल होगा और सनलाइट रॉ मटेरियल होगा। और अगर प्रोडक्ट की बात की जाए कि फोटोसिंथेसिस का अगर प्रोडक्ट की बात करें हम, तो प्रोडक्ट के अंदर अगर आप देखें तो ग्लूकोज एक तरीके का प्रोडक्ट है और ऑक्सीजन ये रिलीज हो रहा है, ये भी एक तरीके का प्रोडक्ट है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये सारी चीजें कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे हैं। तो अगर देखा जाए तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेनली एयर में है, ठीक है, एयर से आ रही है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है रेस्पिरेशन से आ रही है। दूसरा अगर वाटर की बात करें तो ये बेसिकली रूट से आ रहा है। लेकिन असली चीज आती है यहाँ पर, दैट इज क्लोरोफिल पर। चलिए पहले एक दो चीजें और देख लीजिए। ये सबसे पहले अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो मैंने कहा कि ये प्रेजेंट है बेसिकली इन एटमॉस्फेयर में, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एज द मेन सोर्स इज रेस्पिरेशन है। मेन सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में रेस्पिरेशन। वाटर की बात करें तो वाटर डिफरेंट टाइप के सोर्सेज हैं, वो आपको पता ही है। तो नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात की जाए तो एक तरीके का अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए क्लोरोप्लास्ट के, तो ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट की हो गई आउटर मेम्ब्रेन। ये वाली हो गई इनर मेम्ब्रेन। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर देखें तो ये कुछ स्टैकिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से इंटरकनेक्टेड भी हैं। यहाँ पर एक ये दिखाया स्ट्रक्चर और यहाँ कुछ मैंने एक जेली भी दिखाई है। एज स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का दूसरा नाम है दैट इज एन स्ट्रोमा। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये एक स्टैकिंग स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दिखाया है। स्टैकिंग स्ट्रक्चर का मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, या इवन एक ये स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है आपको। तो इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इस तरीके का नजर आ रहा है। ये दोनों स्ट्रक्चर कहलाते हैं थाइलाकॉइड। इवन अगर इस वाले की बात करें तो ये कहलाता है स्ट्रोमल थाइलाकॉइड।
ये कहलाता है स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। और इसकी बात करें तो ये कहलाता है दैट इज अ ग्रेनल थाइलाकॉइड। दिस इज द ग्रेनल थाइलाकॉइड। ये सारे के सारे थाइलाकॉइड मिलाकर एक साथ देखा जाए तो इसको हम कहते हैं ग्रेनम। तो ग्रेनम जो है ये सिंगुलर है और सारे मिला देंगे तो इसको हम क्या देते हैं ग्रेना। तो इसका मतलब दिस इज द प्लूरल। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर हाइलाइटेड फॉर्म में देखा जाए तो थाइलाकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन होगा। तो अगर मैं बार बार ये सवाल पूछूं कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है तो आपका जवाब होना चाहिए थाइलाकॉइड में। और अगर मैं पूछूं कि डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है तो आपका जवाब होना चाहिए दैट इज मैट्रिक्स के अंदर। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगा तो इसका जवाब है थाइलाकॉइड में। और अगर डार्क रिएक्शन में पूछूं कहाँ पर है तो इसका मतलब है कि दैट इज मैट्रिक्स या स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होगा। इसके बाद यहां तक बात समझ में आ गई। एक और चीज है कि अब जरा एक बेसिक सी बात यहां पे समझनी है। बेसिक बात यह है कि एक बार अगर मैं फिर से इस रिएक्शन को लिख दे रहा हूं दैट इज 6CO2 + 12H2O और ये रही सनलाइट और ये रहा क्लोरोफिल और ये रहा ग्लूकोज + 6O2 + 6H2O। ये जो वाटर है, अगर वाटर की मैं बात करूं तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। एक वाटर मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो ये देगा आपको H++ OH- आयन। ऑब्वियस बात है कि वाटर को यहां पर सनलाइट तोड़ रही है तो इस प्रोसेस को आपने नाम दे दिया कि दैट इज अ फोटोलिसिस। तो इस प्रोसेस को आपने नाम दिया दैट इज फोटोलिसिस। तो मैंने कहा कि पहली चीज वाटर जो टूट रहा है वो H+ और OH- आयन में टूट रहा है और किसकी वजह से टूट रहा है तो दैट इज सनलाइट की वजह से टूट रहा है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि एक वाटर टूटने से कितने H+ आयन रिलीज हो रहे हैं तो जवाब क्या है? 1। ये बताइए कि जो वाटर को तोड़ रहा है वो कौन तोड़ रहा है, किसकी वजह से वाटर टूट रहा है? सनलाइट। ऑब्वियस बात है कि ये लाइट रिएक्शन में आएगा या डार्क रिएक्शन में आएगा? लाइट रिएक्शन। तो ये लाइट रिएक्शन में आएगा। क्यों लाइट रिएक्शन में आएगा? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है सनलाइट का यूज हो रहा है थाइलाकॉइड्स में। और जब सनलाइट का यूज हो रहा है तो सनलाइट का यूज किस जगह पर होता है? थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड में। तो अल्टीमेटली हमने ये कहा कि लाइट रिएक्शन है और ये जो फोटोलिसिस हो रहा है ये थाइलाकॉइड में हो रहा है। क्या ये बात सही है? एक वाटर के टूटने से कितने H+ आयन रिलीज किए थे आपने बताया? अभी क्या बताया था, कितने रिलीज हुए? 1। 1। एक बात बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा या वाटर टूटेगा? हाँ जी, टूटना वाटर। किसको है? वाटर को टूटना है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि अगर आप देखें तो नॉर्मल कंडीशन में ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ में हाइड्रोजन आयन कंबाइन करेंगे और ये बना देगा ग्लूकोज। यही तो प्रोसेस है भाई। फोटोसिंथेसिस में यही तो हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं और फाइनली क्या बन रहा है? तो यहाँ पे बन रहा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन इसमें एडिशनली फॉर्म हो रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो क्या ये बात समझ में आई अभी जो मैंने बोला है? जी सर। ओके। हाइड्रोजन वाटर किस किस में टूटा था? तो आपने बताया कि H+ और OH- में। एक बात बताइए कि वाटर को बनाने में कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। 2 चाहिए।
क्यों भाई, वाटर को बनाने में कितना हाइड्रोजन चाहिए? ये देखिएगा कितने लिखे हैं यहाँ पर, 12। 12 चाहिए वाटर, अगर 12 हाइड्रोजन चाहिए। और एक वाटर के टूटने से कितने हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं? हाँ जी, 2। एक एक वाटर के टूटने से एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, ये देख लीजिए, एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है और एक OH माइनस रिलीज हो रहा है। तो मैंने सिर्फ ये पूछा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से कितने हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, तो जवाब है एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, देख लीजिए। दूसरा हाइड्रोजन जो है वो अभी ऑक्सीजन के साथ है, वो रिलीज ही नहीं हो रहा है भाई, तो इसको तो भूल जाइए, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ है नहीं हुआ है? जी सर। तो आप ये बताइए कि एक ग्लूकोज को बनने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 12। 12 चाहिए। और एक वाटर से कितने हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं? 1। तो आपको कितने टोटल वाटर मॉलिक्यूल चाहिए सो दैट कि आपको 12 हाइड्रोजन मिल जाएं? 12। 12। तो इसीलिए आपने 12 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज किए हैं, जिसके टूटने से 12 H प्लस आयन रिलीज हुए और 12 OH माइनस आयन रिलीज हुए। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बताइए? जी सर। ये जो 12 OH माइनस आयन बने थे, इससे 6O2 बन गया, इससे 6H2O फॉर्म हो गया। लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन था, दैट इज कितना हाइड्रोजन है ये, दैट इज 12 हाइड्रोजन। 12 हाइड्रोजन प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये कंबाइन किया तो इसने बना दिया ग्लूकोज। क्या बना दिया इसने? ग्लूकोज। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बताइए? क्या 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 बात समझ में आई, जल्दी से बताइए, जितनी बात समझ में आई है वो बनाए। 12 H2 को तो तोड़ेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, उससे 12H प्लस और 12OH माइनस आएंगे। सही 12H है, प्लस 6CO2 के साथ कंबाइन करके ग्लूकोज बनाएंगे। बाकी जो 12OH बने उससे O2 और बाकी के 6H2O बन जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है ना? दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ कार्बन फोटोसिंथेसिस। ये बेसिकली ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ जाएं, जल्दी बताइए, किसी को कोई जी डाउट सर। है? ठीक है, चलिए, तो अब आती है बात नेक्स्ट। मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस takes place in 2 steps। फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगी? हाँ जी, तो फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में कंप्लीट होगी? तो ये होगी 2 स्टेप में। एक हो जाएगा दैट इज अ लाइट रिएक्शन, और दूसरा हो जाएगा दैट इज डार्क रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में होगी। एक क्या है, दैट इज अ लाइट रिएक्शन, और एक क्या है, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है दैट इज अ हिल रिएक्शन, क्योंकि इसी शख्स ने, हिल नाम के शख्स ने लाइट रिएक्शन के बारे में बताया था, और जब लाइट रिएक्शन के बारे में हिल ने बताया तो इसीलिए लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम हिल रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए सनलाइट का होना मस्ट है, इसीलिए कहलाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसीलिए कहला रहा है ये दैट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन को बताया था बेसिकली ब्लैकमैन्स ने, इसीलिए नाम पड़ गया इसका ब्लैकमैन्स रिएक्शन। और फोटोकेमिकल रिएक्शन की तरह इसका नाम है सिंपल, दैट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में हो रही है, एक स्टेप है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। मुझे ये बताइए कि लाइट रिएक्शन कहां पर होगा, जल्दी से बताइए, अभी बताया था मैंने, थैलाकॉइड्स। दैट इज अ थाइलाकॉइड में। और डार्क रिएक्शन किस में होगा?
स्ट्रोमा। दैट इज एन स्ट्रोमा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लाइट रिएक्शन की भी। लाइट रिएक्शन के अंदर पहले ही बता दूं मैं आपको कि हेयर रॉ मटेरियल्स आर फॉर्म। यहां पर लाइट रिएक्शन के अंदर क्या चीज फॉर्म होगा? दैट इज रॉ मटेरियल फॉर्म होगा। तो लाइट रिएक्शन में क्या चीज फॉर्म हो रहा है? रॉ मटेरियल। एटीपी। रॉ मटेरियल बेसिकली हम कह किसको रहे हैं? तो आपने बताया, जैसे अभी किसी ने आवाज आई थी, क्या बोला था आपने? दैट इज एन एटीपी। एटीपी। एटीपी होगा या एटीपी के अलावा कुछ और भी होगा? अलावा भी कुछ हो। NADPH। तो इसका मतलब ये बेसिकली रॉ मटेरियल फॉर्म्ड होंगे किसके अंदर, किस रिएक्शन में होंगे फॉर्म? दैट इज आर लाइट रिएक्शन। क्या यहां तक बात समझ में आती है? जी सर। इसके बाद लाइट रिएक्शन के अंदर पहला काम, अब सवाल आता है कि देखिए, एक बात तो क्लियर हो गई कि लाइट रिएक्शन जो है इसके अंदर रॉ मटेरियल फॉर्म हो रहा है। रॉ मटेरियल फॉर्म हो रहा है, रॉ मटेरियल हम कह किसको रहे हैं? तो हमें ये भी पता चल गया कि एटीपी और NADPH। तो अब कैसे ये लाइट रिएक्शन के अंदर एटीपी और NADPH फॉर्म हो रहा है, अब हमें ये देखना है। तो मैंने कहा कि सबसे पहली बात आती है दैट इज अ फोटोलिसिस पर। पहली बात किस पर है? दैट इज अ फोटोलिसिस। तो व्हाट इज फोटोलिसिस? अभी बताया भी था, दैट इज सर ब्रेकिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। किसकी वजह से? ड्यू टू सनलाइट। क्या ये बात सही है? जी सर। ओके। अब मैंने कहा कि देखिए, ये रहा वाटर, ये वाटर के ऊपर ये चीज क्या फॉल कर रही है? सनलाइट। किस किस में टूटेगा? दैट इज एन H+ और OH- आयन में। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है। ओके। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है तो एक H+ आयन फॉर्म हो रहा है और एक OH- आयन फॉर्म हो रहा है। अगर मैं यहां पर 4 वाटर मॉलिक्यूल ले लूं तो कितने H+ फॉर्म हो जाएंगे? तो दैट इज 4 H+ फॉर्म हो जाएंगे और 4 OH- फॉर्म हो जाएंगे। अब मैंने कहा कि ये जो OH- आयन फॉर्म हुए हैं इनका क्या होगा? क्योंकि हमें ये तो पता है कि इस H+ आयन का क्या होगा, लेकिन OH- आयन का क्या होगा? 4 OH- आयन आपस में कंबाइन करेगा और ये फॉर्म कर देगा दैट इज अ 2H2O। दैट इज 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसा करने के लिए अगर आप देखें तो Mn+2 यूज होगा, कॉपर +2 यूज हो जाएगा, क्लोराइड यूज हो जाएगा और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यूज होगा। तो दिस इज एन OEC का मतलब है दैट इज एन ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या यहां तक बातें आप लोगों को कुछ समझ आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? हाँ जी, आ रही है सर। आ रही हैं। लाइट रिएक्शन में पहला काम क्या हुआ? फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में क्या चीज हुआ है? 4H+ बने और 4OH से H2O O2 और 4 इलेक्ट्रॉन इसका निकले। मतलब इसका तो यूज हो गया ना, ये तो खत्म हो गए। क्लियर है? अभी ये बचे रह गए। कौन बचा रह गया है? दैट इज 4H+ आयन बचे रह गए। हाँ या ना? जी सर। ओके। दूसरा क्या काम होगा लाइट रिएक्शन के अंदर? तो मैंने कहा कि दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो दूसरा काम क्या होगा? दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर। और रिड्यूसिंग पावर का मतलब है एटीपी और NADPH। ये रिड्यूसिंग पावर है बेसिकली।
तो मैंने कहा कि मैंने लिखा है कि when the 4 electrons released from 4 water molecules enter in photosystems. तो यानी मैंने कहा कि when the 4 electron released from 4 water molecule enter in photosystems, photosystems का मतलब हुआ that is आप PS second and PS 1, ठीक है, एंटर कर जाएगा फोटोसिस्टम में, फोटोसिस्टम सेकंड एंड फोटोसिस्टम 1, ठीक है। और यहां पर होगा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो मैंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर देखा जाए तो किस में एंटर कर जाएंगे? ये एंटर कर जाएंगे फोटोसिस्टम सेकंड या फोटोसिस्टम 1 के अंदर, और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस होगा, ठीक है। एंड ये आपको पता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हाँ जी, जल्दी बताइए। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस एंड फॉर्म रिड्यूसिंग पावर। तो ये वाली बात आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए ऐसा है कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने कहा कि देखो ये जो है दिस इज द थाइलाकोइड। क्या इसमें कोई शक है या नहीं है? जल्दी बताइए। नो सर। ओके, ये थाइलाकोइड कैसा है, ग्रेनल वाला या स्ट्रोमल वाला? ग्रेनल। ग्रेनल। तो मैंने यहाँ लिख दिया है ग्रेनल। अब ये अगर आप देखें ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट कहलाता है मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। किसकी मेम्ब्रेन है ये? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन। और थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं फ्रेट चैनल। क्या ये बात सही है या नहीं है? तो व्हाट इज फ्रेट चैनल, जल्दी बताइए। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। कौन से थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है ये? ग्रेनल की, ग्रेनल स्ट्रोमल की? और अगर स्ट्रोमा की होती तब भी यही कहलाता। इवन अगर स्ट्रोमल थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन होती तब भी क्या कहलाता? हाँ जी, तब भी ये फ्रेट चैनल ही कहलाता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी बताइए। जी सर। मैंने कहा कि फ्रेट चैनल हैव 4 कंपोनेंट्स। फ्रेट चैनल के पास कितने कंपोनेंट्स हैं ये बताएं जल्दी से। हाँ जी, फ्रेट चैनल पर कितने कंपोनेंट्स हैं ये बताइए। तो फ्रेट चैनल पर कितने कंपोनेंट्स हैं लिखें, कितने? 4 चैनल। एक है फोटोसिस्टम 1, एक क्या है? फोटोसिस्टम 1, एक है फोटोसिस्टम सेकंड, एक है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, और एक है
ATPase या फिर इसको हम कहते हैं कपलिंग फैक्टर। अब बताइए फ्रेड चैनल पर कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 4 है। कौन कौन से हैं? PS1 PS2 साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ATPase और कपलिंग ओके, फैक्टर। तो मैंने ये कहा कि अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं, इसकी बात, ये अंदर स्पेस है या नहीं है ये वाला, और अगर अंदर स्पेस है तो इसको आप कह देते हैं ल्यूमेन। तो ल्यूमेन का मतलब क्या हो गया? दिस इज स्पेस। तो फिलहाल मैंने कह दिया कि ये है बेसिकली स्पेस, दिस इज ल्यूमेन, और इसके ऊपर इस तरीके की मेम्ब्रेन है, ऐसे करके मेम्ब्रेन है इसके ऊपर। क्लियर है? तो ये पूरी मेम्ब्रेन को आप क्या कहेंगे, जल्दी बताइए। तो इस पूरी मेम्ब्रेन को क्या कह देंगे? दैट इज कॉल्ड एज फेरेट चैनल। हाँ या ना? सर ठीक है। फेरेट चैनल पर कितने कंपोनेंट्स हैं? 4। मैंने कहा कि इस पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, दिस इज PS सेकेंड। कौन सा पार्ट है ये? PS सेकेंड। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट मैंने कहा कि ये वाला जो पार्ट है, दिस इज साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है। क्या नाम है इसका? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है। बात कुछ समझ आ रही है? यहां पर मैंने कहा कि इसके बाद दिस इज PS1 है। क्या है? PS1। ठीक है। और इसके बाद यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने दिखाया है ये वाला पार्ट, तो दिस इज द ATPase। ATPase का मतलब क्या हुआ? दैट इज अ कपलिंग फैक्टर। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊं, ये मैंने दिखाया है, तो ये कौन सा है? जल्दी से इसी को देख के बता दीजिए, ये क्या है? ये क्या है ये वाला? PS2 दैट इज PS2 है। PS2 का मतलब पूरा नाम लीजिए आप। दैट इज फोटो फोटो सिस्टम सिस्टम सेकंड सेकंड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? फोटो सिस्टम साइटोक्रोम साइटोक्रोम दैट इज साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। इसके अलावा थर्ड वाला पार्ट क्या है? ये वाला, फोटो सिस्टम फर्स्ट दैट इज अ फोटो सिस्टम फर्स्ट है यहाँ पर। इसके बाद फोर्थ वाला ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट, दिस इज ATPase ATPase। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अच्छा ये बताइए, ये स्पेस क्या कहलाता था? ये वाला स्पेस, हाँ जी, ये स्पेस क्या ल्यूमेन कहलाता था? दैट इज अ ल्यूमेन। तो यही वाला पार्ट ल्यूमेन है, और ल्यूमेन के अंदर ये वाटर बेसिकली स्प्लिट कर रहा है किसके अंदर? दैट इज एन H+ और OH- आयन में। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? जल्दी बताइए। और लास्टली अगर आप देखें यहाँ पर लास्टली, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि 4 OH- आयन आपस में कंबाइन कर जाएंगे, वो H2O बना देगा, प्लस O2 रिलीज हो जाएगा, और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे या नहीं होंगे? जल्दी बताइए, ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे? ये 4 इलेक्ट्रॉन में पहले जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन गया, और वो 1 इलेक्ट्रॉन किस में गया है? दैट इज फोटो सिस्टम सेकंड में गया है। बात यहां तक समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? जल्दी बताइए। जी सर। ओके। अब एक सवाल आता है कि आखिर ये फोटो सिस्टम है क्या? कुछ आइडिया है फोटो सिस्टम्स का या नहीं है? हाँ जी। तो ये कहलाते हैं दैट इज ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स।
फोटोसिस्टम किसको कह रहे हैं आप? दैट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ठीक है, जी मैंने कहा कि ये क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड आर डिवाइडेड इनटू, ये किस किस में डिवाइडेड है? तो एक है रिएक्शन सेंटर, एक क्या है? रिएक्शन सेंटर। दूसरा है कोर मॉलिक्यूल्स। तीसरा है एंटीना मॉलिक्यूल्स। और अगर देखा जाए तो कोर मॉलिक्यूल्स और एंटीना मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो कोर मॉलिक्यूल और एंटीना मॉलिक्यूल को हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। दैट इज नोन एज अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। अब इनके स्ट्रक्चर को भी देख लीजिए कि ये क्या है, किस तरीके के होंगे ये। तो ये मैंने कहा कि दिस वन इज अ रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के नजदीक में अगर आप देखें तो ये येलो कलर में आप देख रहे हैं तो ये सब एंटीना मॉलिक्यूल्स, ये नजर आ रहे हैं तो दिस इज अ कोर मॉलिक्यूल। और इसकी बात करें तो दिस इज रिएक्शन सेंटर। पहले ही समझ लीजिए कि रिएक्शन सेंटर का मतलब स्पेशल क्लोरोफिल ए। स्पेशल क्लोरोफिल ए जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो या तो P700 होगा या फिर P680 होगा। दैट इज या तो P700 या P680। अगर P700 है तो इसका मतलब है फोटो सिस्टम 1 है, और अगर रिएक्शन सेंटर P680 है तो इसका मतलब फोटो सिस्टम 2 है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फोटो सिस्टम 1 के अंदर क्लोरोफिल ए जो है या P700 होगा या P680 होगा फोटो सिस्टम 1 के अंदर? P700। P700। अगर मैं आपको ये फोटो सिस्टम दिखाऊं, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट दिखाता हूं मैं आपको, तो ये है बेसिकली फोटो सिस्टम फर्स्ट। पहली बात, व्हाट इज फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम अपने आप में क्या था? हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ है? क्लोरोफिल जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? हाँ जी, जल्दी बताइए, हाँ या ना। यहाँ पे रिएक्शन सेंटर को मैंने कहा है कि दिस इज अ P700।